चलो भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कर लो। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर है भाई इस बार, और मास दे दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। देखो भाई, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इंक्लाइन प्लेन है एक, 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और इस पे ये सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन। इसका मतलब इधर से हॉरिजॉन्टल से आया था रोल करते करते, और इसने ये क्लाइंब अप करना शुरू किया यहाँ से इंक्लाइन प्लेन पे, ये चढ़ाई शुरू कर दिया भाई। यहाँ से ये फिर ऐसे चढ़ने लग गया। सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, 4 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन। इस इंक्लाइन पे कितना डिस्टेंस ये ट्रेवर्स करेगा, मतलब कितना डिस्टेंस जाकर के ये फिर स्टॉप्ड हो जाएगा। यहाँ पे आके फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एस निकालने हैं, ये वाला एस निकालने हैं, कितना डिस्टेंस मूव करके ये रुकेगा, फिर रोल डाउन करके वापस आएगा। यही तो होता है। तो ये पहले मान लो टायर को, कोई टायर है कार का, तुमने निकाल लिया टायर, और टायर को घुमा करके और 4 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दे करके इसको छोड़ दिया इंक्लाइन प्लेन के। पहले 4 मीटर पर सेकंड था, अब ये कितना डिस्टेंस कवर करके रुकेगा, यही निकालने हैं। तो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे भाई? कुछ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दिया, जैसे जैसे हाइट गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में लॉस और पोटेंशियल एनर्जी में गेन। अगर मान लो यहाँ से रिलीज करते तो ये नीचे आता, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होता, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता, mgh। तो जो लॉस होता नीचे आने में पोटेंशियल एनर्जी का mgh, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता। क्यों भाई? प्योर रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग करता हुआ बॉडी है, तो प्योर रोलिंग मतलब नो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि प्योर रोलिंग में स्लिपिंग नहीं होता। इसलिए जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है उस पॉइंट पे मोशन नहीं है, वो स्टैटिक है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इसलिए फ्रिक्शन लग के भी उस पॉइंट को डिस्प्लेस नहीं करा पा रहा, तो वर्क डन कितना? 0। तो फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं है, सो देयर इज नो एनर्जी डेसिपेशन। समझिए क्या होगा भाई? तो जिस तरह से पेंडुलम में होता है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी दे दिए, कितना हाइट गेन करेगा भाई, तो जो काइनेटिक एनर्जी दिया है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। वैसे ही यहाँ भी है, फर्क क्या है? रोलिंग बॉडी है। जब रोलिंग बॉडी है तो काइनेटिक एनर्जी दोनों काउंट करने पड़ेंगे। द काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट एंड इट विल गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैं करूँगा इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई? तो हाफ mvcm² प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा। ओमेगा मतलब VCM/R, क्योंकि VCM दिया है, ओमेगा तो दिया नहीं है, तो इसलिए ओमेगा को हटा देंगे, VCM के टर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया पूरा काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग में लॉस होकर के इसको 0 हो जाने हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू mgh। h क्या होगा भाई? तो ये अगर s है, ये थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू h/s, मीन्स h इज इक्वल टू s साइन थीटा। s तुम्हें निकालना है, इसलिए इसको तुम क्या लिखोगे? mg/s साइन थीटा लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें तो s चाहिए। और ये हो गया तुम्हारा जो भी वैल्यू मास दिया ही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया ही है। ICM को क्या करेंगे भाई? तो ICM को लिख देंगे, क्या था ये? सॉलिड सिलेंडर, तो क्या लिखेंगे? mr²/2। सॉलिड सिलेंडर था mr²/2। बस ये रख देने हैं और s निकाल देने हैं। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर कैलकुलेट करोगे, mm सबका कैंसिल हो जाएगा, m सब कैंसिल हो जाएगा, और जो ये वैल्यू इधर आएगा सॉल्व करके डिवाइडेड बाई mg डिवाइडेड बाई g साइन थीटा कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यही काम करने होंगे। तो कैलकुलेशन लॉजिक समझ गए। कैलकुलेशन के लिए तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है ये? यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी mgh क्या लिखा? ये लिखा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mvcm² प्लस हाफ I ओमेगा²। तो I है इसका, क्या लिखा है? हाफ mvcm² प्लस
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, आई का वैल्यू mr²/2 लिख दिया और एक हाफ था 1/4 हो गया, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ओमेगा को बाद में VCM/r लिखना चाहिए, VCM/r लिख दिया इसको, और जब भी इसको VCM/r लिखेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा और ये v² आ जाएगा। इस तरह से s का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, तो s का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। काम वही कर रहे हैं, मेन इक्वेशन देखना है, फिजिक्स का काम मेन इक्वेशन लिखने तक, इसके आगे आपको कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3rd नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है भाई, 4th नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये देखो, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये सब याद रखने पड़ते हैं। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एज शोन। एक डिस्क है ये उसका, लेकिन हाफ है, सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने हाइट पे होता है, तो ये हाइट होता है 4r/3π। देखो, 2-3 तरह के सॉलिड जनरली पूछे जाते हैं। एक होता है सेमी सर्कुलर रिंग, जो रिंग एक आर्क है, समझो सेमी सर्कुलर आर्क। एक वायर लिया, सेमी सर्कल बना दिया, कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेमी सर्कल बनाया तो इसका इस फ्लैट वाला पार्ट से ये जो हाइट होता है सेंटर ऑफ मास का, वो सेंटर ऑफ मास होता है 2r/π। ठीक है, और अगर ये डिस्क हो जाए, सेमी सर्कुलर डिस्क हो जाए, तो उस कंडीशन में ये कितने हाइट पे होगा भाई, तो ये हाइट हो जाएगा 4r/3π। यही अगर मान लो ये हॉलो स्फेयर हो जाए, हॉलो स्फेयर मास का, तो इसका इस बेस से जो हाइट रहेगा सेंटर ऑफ मास का, वो हाइट कितना होगा, तो ये हाइट होता है r/2। और अगर ये सॉलिड स्फेयर हो, ये सब तो याद रखने का चीज़ है, इसको डेराइव करने को नहीं आता, ये याद रखने हैं। अगर ये सॉलिड हेमिस्फेयर हो जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है 8r/3π। नहीं, 3r/8π, 3r/8π। ये किसी किसी बुक में तुम्हें मिल जाएगा टेबल के फॉर्म में, वहाँ से याद कर लोगे। हमें जहाँ तक याद है ये मैंने लिख दिया। तो ये है सेमी सर्कुलर रिंग, साथ में ये लिख लो कि ये है सेमी सर्कुलर रिंग, ये है सेमी सर्कुलर डिस्क। और एंट्रेंस वाले को तो ये याद रखना ही चाहिए। और ये हो गया तुम्हारा हॉलो हेमिस्फेयर, और ये है सॉलिड हेमिस्फेयर। इस तरह से होता है, इसलिए आपको क्या करने हैं, आपको तो सीधा टिक लगाने हैं, क्योंकि ये डिस्क दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है तो 4a/3π पे लगा देंगे, 4 × रेडियस/3π। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। फाइव नंबर क्वेश्चन को ट्राई कर लिया जाए, भले ही एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एलसी वर्मा में भी ऑब्जेक्टिव में है, और ये और भी कई जगह पूछे गए। 3 ब्रिक्स, 3 ईंट रखे हुए भाई, इस तरह से L and mass M are arranged as shown in figure from the wall. The distance of center of mass of the system from the wall. इस वॉल से, वॉल इधर है, इस वॉल से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, मतलब अगर इधर हम लोग x कोऑर्डिनेट ले लें, x कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने हैं, वही तो होगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास देखो 3 हैं तो बीच वाले में ही आएगा, यहाँ है चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, क्योंकि ये बन जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बन जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके इधर जितना मास है उतना ही इधर भी मास है, और ये इसके बीच से है तो इसलिए इसका हाफ मास इधर हाफ मास इधर, तो जितना इधर मास है वैसा ही
इतना इधर ही मास है और उतने ही डिस्टेंस पे है, इसलिए ये तो बनेगा भैया लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ये तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा भाई, तो ये दिया है, ये इसका जो भी हाइट है, मान लो h अगर हाइट है तो h प्लस h/2 यानी कि 3h/2। 3h/2 तो ये हाइट होगा सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, बट x कोऑर्डिनेट कितना होगा वो निकालने पड़ेंगे। तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहाँ देख रहे हो L लेंथ का ये ब्रिक है, ये भी L लेंथ का ब्रिक है, ये भी L लेंथ का, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों आइडेंटिकल ब्रिक हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हो कि फर्स्ट वाले से ये L/2 निकला हुआ है और इससे ये L/4 आगे प्रोजेक्टेड है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये L/2 ये दिया हुआ है और इससे ये L/4 आगे। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो क्या करोगे भाई, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये वाला मास को यहाँ समझा जाएगा, ये वाला जो ब्रिक है इसका मास यहाँ समझा जाएगा और ये थर्ड वाले का मास यहाँ इसके सेंटर पे समझा जाएगा। इस तरह से 3 मास हैं, आइडेंटिकल ब्रिक है, सबके मास हमने m ले लिया, लेना ही चाहिए। तो अब क्या करेंगे भाई, तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, समेसन MIXI डिवाइडेड बाई समेसन MI, यही तो होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, m1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो m1 है m, उसका x कोऑर्डिनेट है L/2, है कि नहीं। x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, L/2 ही तो है, इसका x कोऑर्डिनेट L/2। फिर इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, तो इससे L/2 आगे है, ये देख रहे हो L/2 ब्रिक आगे निकला हुआ है, इसका मतलब यहाँ से भी ये L/2 आगे होगा, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास भी L/2, पूरा ब्रिक ही आगे बढ़ गया है L/2 से, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 पे है और ये खुद ही L/2 पे है, इसलिए ये कितना हो गया L/2 और प्लस L/2 यानी कि L है इसका x कोऑर्डिनेट। तो m इंटू L हो गया ये सेकंड वाले का। थर्ड वाले का क्या होगा भाई, तो ये L/2 प्लस L/2 प्लस यहाँ से कितना भाई, तो इससे ये L/4 आ गया, क्योंकि इससे जितना ये निकला हुआ है उतना ही इसका सेंटर ऑफ मास भी आ गया है, क्योंकि इसी के ऊपर होता तो सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता, एक ही लाइन पे रहता, लेकिन ये L/2 L/4 आगे है तो ये भी L/4 आगे हुआ। इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो L/2 प्लस L/2 मीन्स L प्लस L/4। तो यहाँ पे लिखूँगा m इंटू L प्लस L/4 डिवाइडेड बाई कितना, तो 3m, यही काम करना पड़ेगा और x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ml/2 और ml और इधर हो गया 5/4l, तो 5/4l है। तो अगर 4 मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 4 एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ml प्लस 4ml प्लस 5ml। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो 549 और 2 11/12l, 11/12l अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो 11/12l आ जाएगा। हाँ, इसमें भी वही आया हुआ है। तीन मास थे तो तीनों मास का 3m हो गया और सबके x कोऑर्डिनेट रखने हैं भाई, m इंटू L/2 और इसका मास इंटू ये L/2 प्लस L/2 दैट इज L, और इसका कितना, तो ये L/2 पे है, ये L/2 पे, मीन्स ये पूरा L है यहाँ तक और इससे ये L/4 आगे, L प्लस L/4 यानी 5L/4, L प्लस L/4 मीन्स 5L/4, 5L/4 में से 4 एलसीएम ले लिया, वो यहाँ ले आए, तो ये हो गया 12 और 4 जो एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 है ऑलरेडी तो 2 टाइम्स इन 2ml और ये वाला हो जाएगा 4ml और इधर आ गया ये 5ml। इस तरह से 11L/12 इतना मिल गया। 11L/12 को अगर यहाँ इंटरप्रेट करना चाहें, ये L है और 11L/12 का मतलब हो गया L से थोड़ा सा कम, मतलब यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ मास। 11L/12 का मतलब क्या हुआ, L से थोड़ा सा कम, तो ये L तो यहाँ था तो L से थोड़ा सा कम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से निकाल लिया और इसका आंसर भी लिखा हुआ है भाई,
इसका आंसर भी वैसे ही हम लोगों ने निकाला। x1 पहले का x कोऑर्डिनेट l/2, दूसरे का l/2 प्लस l/2 दैट इज l है, और तीसरे का l/2 प्लस l/4 प्लस l/2 5l/4 तीसरे का। इस तरह से तीनों का कोऑर्डिनेट रख दिया गया और मिल गया 11l/12। तो इस तरह से ये भी सॉल्व कर लेने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करो। जल्दी से इसको ट्राई कर लिया जाए। डायग्राम बना हुआ है, स्लैब है एक। स्लैब इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस F1 एंड F2 ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड F एज शोन इन फिगर। फोर्स F2 इज इन XY प्लेन वाइल द फोर्स F1 एक्ट्स अलोंग Z एक्सिस। यहाँ Z एक्सिस ऊपर की तरफ है भाई, इधर Y एक्सिस है राइट वर्ड, और X एक्सिस तुम्हारी तरफ। ये x y z इस तरह से दिया हुआ है। XY प्लेन में F2 है और F1 एक्ट्स अलोंग Z एक्सिस एट द पॉइंट 2i + 3j। जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2i + 3j। तो द मोमेंट ऑफ दीज फोर्स अबाउट O, इन दोनों फोर्स का मोमेंट निकालना है O के अबाउट। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब होता है टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। टॉर्क को यही बोलते हैं भाई मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोले। सो मोमेंट ऑफ दो फोर्सेस, यानी दोनों फोर्स का टॉर्क निकालोगे, फिर वेक्टर सम करोगे तो नेट मिलेगा, नेट टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ये टोटल निकालने हैं। कैसे निकालेंगे भाई? तो जब यहाँ पे दिया है कोऑर्डिनेट ऐसे और डायग्राम दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दिया हुआ है, इसका मतलब IJK के फॉर्म में ही आपको काम करना है। आंसर भी आपको IJK में ही चाहिए, इसलिए वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना चाहेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, फिर डायरेक्शन निकालने में फंसेंगे। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? इसलिए यहाँ पे बेसिक फार्मूला R क्रॉस F यूज करने पड़ेंगे। मीन्स यहाँ पे जो टॉर्क निकालने हैं तुम्हें, नेट टॉर्क होगा टॉर्क 1 फर्स्ट फोर्स का प्लस टॉर्क 2। फर्स्ट वाला क्या होगा भाई? तो R1 क्रॉस F1। दूसरा वाला टॉर्क क्या होगा भाई? तो R2 क्रॉस F2। तो भैया वेक्टर फॉर्म में करना ही है, सारा वेक्टर में लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ उसको लिख लो तो आराम से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नेट टॉर्क निकालने के लिए क्या कर रहे हैं भाई? तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो R1 कहाँ है? तो F1 कहाँ है? F1 यहाँ है। F1 जिस फोर्स पे लग रहा है, F1 जिस फोर्स पे लग रहा है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2i + 3j, मतलब x की तरफ 2 चलना है और y की तरफ 3 चलने हैं। तो x की तरफ 2 चलेंगे, y की तरफ 3 चलेंगे, ये है इसका कोऑर्डिनेट। तो ये R वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? R क्रॉस F करते हैं। R याद होगा, टॉर्क निकालने में R कौन सा होता है? टॉर्क जब निकालते हैं तो R कौन सा होता है? मान लो ये है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने हैं, यहाँ हमने फोर्स लगाया, तो ये वाला वेक्टर R होता है, याद होगा। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखते हैं हम लोग। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है, ये पोजीशन वेक्टर, यही होता है R क्रॉस F। बेसिक डेफिनेशन टॉर्क का डायग्राम, पहला डायग्राम। तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या होगा? तो क्वेश्चन में दिया है कि ये है R1 क्रॉस F करना है, तो ये R1 है और R1 का वैल्यू दे रखा है 2i + 3j। इट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगा 2i कैप + 3j कैप, ये R हो गया, और क्रॉस F1। तो ये F1 क्या है भाई? तो F1 F वैल्यू का है। क्वेश्चन में दिया है कि F1 F वैल्यू का है, बट है किधर? अलोंग Z एक्सिस। F1 जो लिखा था अलोंग Z एक्सिस, मतलब F1 K कैप, F1 K कैप Z एक्सिस के अलोंग है, तो यही लिखूंगा F1 K कैप। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको, F1 को F ही रखना है, F वैल्यू का है, और ये K कैप है। तो ये हो गया तुम्हारा, और प्लस अब दूसरे फोर्स, तो दूसरा फोर्स है उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें रिप्रेजेंट करने का ही समझो तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। R2 क्या है? तो जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, O से जिस पॉइंट पे लग रहा है ये पोजीशन वेक्टर चाहिए, ये तो F है। तो पहले ये R तो लिखो, ये R2 कितना? तो पता है तुम्हें, यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, जो कि किधर है? Y एक्सिस पे है।
वाई एक्सिस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, डायग्राम में दिया है 6 पे है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, 6j कैप, 6j कैप। तो इसलिए ये R2 हो गया तुम्हारा 6j कैप क्रॉस F2। F2, अब F2 भी रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर यही यूज हो रहा है, समझो यहाँ पे। अब ये इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, ये फोर्स जो कि इसी प्लेन में है, क्वेश्चन में दिया था XY प्लेन में है, F2 इज इन XY प्लेन, तो इसी प्लेन में हॉरिजॉन्टल जो प्लेन दिख रहा है XY प्लेन इसी प्लेन में है, और ये इस तरह से है कि Y एक्सिस से 30 डिग्री पे है। तो अब बताओ इसको हम लोग IJ में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो ये 30 डिग्री में है, ध्यान देना, ये समझो Y एक्सिस है और ये 30 डिग्री। अगर यहाँ से तुम्हें दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे समझेंगे कि ये है 30 डिग्री, मतलब ये वाला है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो इस फोर्स F2 को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो इसको लिखेंगे कितना, तो ये F2 है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट F2 cos 30, तो F2 cos 30 किधर, Y एक्सिस के अपोजिट, तो F2 cos 30 डिग्री माइनस j कैप, Y एक्सिस के अपोजिट है, तो F2 cos 30 डिग्री इधर वाला कंपोनेंट, तो यहाँ पे लिखूंगा F2 का वैल्यू F है और ये हो गया cos 30 डिग्री और ये हो गया माइनस j कैप, ये है इसका कंपोनेंट ये, और इसका इधर वाला जो कंपोनेंट है वो भी लिखने पड़ेंगे भाई इसको। तो उसका क्या लिखेंगे बोलो, प्लस क्या लिखें, प्लस F2 साइन, ये तो कॉस वाला हो गया, साइन वाला लिखेंगे, तो F2 F वैल्यू का है और इनटू साइन 30 डिग्री, और वो किधर किधर माइनस आई कैप। भाई 3 डायमेंशनली जरा सोचो, कहाँ फंस जाते हो। ये XY प्लेन में है, ये इसको तुम इधर Z की तरफ मत समझो भाई, ये XY प्लेन में है, उस तरफ है, उस तरफ मतलब X एक्सिस के अपोजिट में। ये ध्यान से समझो, इसका कंपोनेंट XY प्लेन में ही तो होगा, तो एक इधर है, ये वाला ऐसे दिखा देंगे तब शायद तुम्हें ज़्यादा दिखाई दे, ये ऐसे प्लस ऐसे, ये इस तरह से जो फोर्स है ना ये इस प्लेन में है, ठीक है, तो ये वाला इधर 30 डिग्री और ये वाला इधर ऐसे, और ये है 90 डिग्री, कैसे है ये वाला और प्लस ये वाला मतलब नेगेटिव है एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप लिखने पड़ेंगे। नहीं समझे, ये समझ में नहीं आया माइनस आई कैप कैसे हो गया। अरे इसका कंपोनेंट ये जब XY प्लेन में है, XY प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ XY प्लेन में है, XY प्लेन में है जिसमें कि ये Y एक्सिस से 30 डिग्री पे है, तो Y एक्सिस से 30 डिग्री पे है, ये वाला जो Y एक्सिस है इससे 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री बनाओगे, ये है तुम्हारा X एक्सिस के अपोजिट वाला, तो इसका कंपोनेंट इधर वाला कॉस वाला होगा, इधर साइन वाला होगा, और साइन वाला होगा X एक्सिस के अपोजिट में, तो माइनस आई कैप लिखने पड़ेंगे, और ये इधर वाला है Y एक्सिस के अपोजिट में, इसलिए F cos 30 डिग्री माइनस J कैप और F sin 30 डिग्री माइनस आई कैप, क्योंकि इसमें X एक्सिस इधर है, Y इधर है, Z इधर है, जो आप लेते हो कन्वेंशन उससे डिफरेंट है, इसलिए खोपड़ी बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो बस रिप्रेजेंट करने थे। अब इसके बाद क्या, इसके बाद तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेने हैं, तो इधर का अलग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे, ये वाला निकाल लोगे, और आई को आई के साथ, जे को जे के साथ अरेंज कर देने हैं, ये तो होगा। इसको इसके साथ करोगे 2f आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे, फिर इसी तरह से 3f और जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप, ऐसे करेंगे। फिर यहाँ भी अब करेंगे भाई, तो 6 और f cos 30 डिग्री लिख दिया √3/2, तो √3f/2 और इंटू 6, और j क्रॉस माइनस जे करेंगे तो ये तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, जे के साथ तो 0 ही हो जाता है, और इसका माइनस आई के साथ करेंगे तो j यहाँ 6 है, 6 इंटू एफ साइन थीटा, और माइनस भी लगा लेंगे, और j क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के कैप, बस वही कर देने हैं। अब देखो इसके आंसर में वही कर दिया होगा, 6 नंबर का आंसर देखेंगे तो देखो भाई 6 नंबर के आंसर में क्या लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O इज गिवन है R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2, बिल्कुल ठीक है भाई।
अब R1 का वैल्यू तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, F1 का वैल्यू आपको डायरेक्शन दिया था इसलिए F के कैप लिख लिया, और उसके बाद 6J हो गया तुम्हारा ये R2, और क्रॉस कर रहे हैं इसको F2 cos 30 डिग्री माइनस J कैप लिखा और F2 sin 30 डिग्री माइनस I कैप लिखा। ये बात समझ गए ना, यही बात अभी हम लोगों को नोटिस करना था। बस इसको कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। सब में F आ रहा था, F अपना कॉमन ले लिया, ये मिल गया, काम हो गया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो पता ही है आपको। तो ये 6 नंबर हुआ। अब जरा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर पे। तो देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन को एक बार ट्राई किया जाए। सेवन नंबर क्वेश्चन देखने हैं। जल्दी करो। 2 bodies of 6 kg and 4 kg masses have their velocity दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, चलो ये तो बेकार क्वेश्चन है इसलिए इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई? तो m1 v1 प्लस m2 v2 याद है, डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं? करते हैं ना ये काम, बस यही काम करना है। मास दिया ही है तो 6 इंटू ये वाला वेलोसिटी प्लस 4 इंटू ये वाला वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 10 करके काम कर देंगे, काम हो जाएगा। तो 7 नंबर में कुछ खास बात है ही नहीं। 7 नंबर में m1 m2 v1 v2 और उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं इसमें 7 नंबर में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, ये है फॉर्मूला यूज़ कर दिए, तो ये फाइनली आ गया 6 इंटू v1 10 4 इंटू v2 और इससे निकाल दिए। चलो भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। थ्री ऑब्जेक्ट ए सॉलिड स्फेयर, बी है थीन सर्कुलर डिस्क एंड सी है ए सर्कुलर रिंग each have same mass m and radius r. They are spin with the same angular speed, same angular speed से घुमा दिया उसको about their own symmetry axis. The amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation. कौन सा relation? मतलब amount of work done required to bring them to rest में work to stop, यही हो गया मीनिंग। स्टॉप करने में कितना वर्क करने पड़ेंगे, कितना वर्क करने पड़ेंगे भाई? तो काइनेटिक एनर्जी जो भी इनिशियल होता है उसको क्या करना होता है? तो उसको हम लोगों को जीरो बना देना होता है। जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है उसको जीरो कर देने के लिए तो जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही तो स्टॉप करने में वर्क डन चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू स्टॉप, रेस्ट में लाने में क्या वर्क करना हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें W1 है फर्स्ट को स्टॉप करने का, W2 है सेकंड का काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालने की ज़रूरत है और काइनेटिक एनर्जी किसी के लिए क्या होगा? तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई? प्योर रोटेशन में, ट्रांसलेशनल मोशन या रोलिंग तो नहीं कराएं। दे आर स्पिन विद सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट देयर सिमेट्री एक्सिस, अपने ही एक्सिस के अबाउट उसको ओमेगा स्पीड से रोटेट करा रहे हैं, स्पिन करा रहे हैं इसको। इसलिए कोई लीनियर मोशन नहीं है, कंबाइंड मोशन नहीं है, प्योर रोटेशनल मोशन है। तो प्योर रोटेशनल मोशन तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा वर्क डन। तो यहाँ से निकाल लेंगे भाई, सबका ओमेगा सेम है, हाफ तो चलो जिसका आना होगा आएगा। फिलहाल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर निकालें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, पहला वाला था क्या भाई? सॉलिड स्फीयर, तो क्या लिखेंगे? 2/5 mr², पहले वाले का। दूसरे वाले का था वो क्या था? सर्कुलर डिस्क था, तो ये हो गया mr²/2। फिर I3 हो जाएगा भाई, तो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? थर्ड वाले का, थर्ड वाला है रिंग, तो mr²। तो यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है। इसका 0.4 mr², इसका 0.5 mr² और इसका 1 mr²। तो सबसे ज़्यादा इसका है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टॉप करेंगे क्योंकि ओमेगा सबका सेम है, हाफ सब में आना ही है, इसलिए थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये सेकंड वाले का, उसके बाद ये फर्स्ट वाले का है। क्योंकि सबको सेम एंगुलर स्पीड तुमने दिया है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जिसमें ज़्यादा उसको स्टॉप करने में ज़्यादा वर्क।
तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी वैसे ही दिया हुआ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई का वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर ऐसे करके निकाल लिया, और ये थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा हो गया, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई 9 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। द मोमेंट ऑफ फोर्स F एट दिस अबाउट पॉइंट दिस। चलो ये निकालो जल्दी से, खुद से ट्राई करो, स्पेस दिया हुआ है, करो ट्राई। मोमेंट निकालने हैं, कम से कम इक्वेशन तो लिख दो, जो मेन इक्वेशन है वो लिख लो, कैलकुलेशन तो हो जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये फोर्स दिया है जो कि लग रहा है एट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट निकालने हैं। तो अबाउट मान लो ये पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट निकालने हैं उसको O समझ लेते हैं या P समझ लेते हैं, और इसको Q समझ लेते हैं। तो P के अबाउट निकालने हैं, Q पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, और फोर्स जो लग रहा है वो दिया हुआ है। तो हमें चाहिए ये वाला वेक्टर, R वेक्टर समझेंगे हम लोग PQ वेक्टर को। जिसके अबाउट निकालना है वो P है, जिस पे फोर्स लग रहा है वो Q है। तो हमें टॉर्क निकालना है अबाउट P, टॉर्क निकालने हैं अबाउट P। तो अबाउट P टॉर्क क्या होगा भाई? तो अबाउट P टॉर्क होगा हमारा R क्रॉस F फॉर्मूला होता है। तो R का मतलब है यहाँ पे PQ वेक्टर, ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि P के अबाउट निकालना है, Q पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, तो PQ वेक्टर यही R वेक्टर होगा। तो PQ क्रॉस F चाहिए। अब बताओ जरा PQ कैसे लिखूं? PQ कैसे लिखेंगे भाई? PQ वेक्टर, ये P है ये Q है, तो PQ वेक्टर मतलब है ये वाला का पोजीशन वेक्टर माइनस ये वाले का पोजीशन वेक्टर। AB वेक्टर मतलब होता है B वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस A वाले का पोजीशन वेक्टर। कोई भी वेक्टर जो होता है ना AB वेक्टर, तो फाइनल वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल वाला, बताया तो था। अगर तुम AB वेक्टर निकालते हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करते हैं, यही तो करते थे। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो PQ वेक्टर लिख रहे हो तो इसका मतलब Q का पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, तो मिलेगा PQ वेक्टर, और क्रॉस F तो करना ही है। इसलिए बताने को इतना बताया जा रहा है, इतना ज़रूरत नहीं है आपको। तो PQ वेक्टर निकालना था, ये कोऑर्डिनेट फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो ये 2i माइनस 2i 0i 0j माइनस 2j यानी कि प्लस 2j, तो ये हो गया प्लस 2j, और -3k माइनस 2k, तो ये प्लस 2k हो जाएगा, तो माइनस k, तो माइनस k, ये हो गया तुम्हारा R वेक्टर। और क्रॉस F तो है ही तुम्हारे पास 4i प्लस 5j प्लस माइनस 6k, बस यही काम कर देने। मतलब हम लोगों ने जो निकाला, हम लोगों को निकालना था PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर मैं लिख दे रहा हूँ बस कि ये OQ वेक्टर है माइनस OP वेक्टर है, और OQ वेक्टर दिया हुआ था 2i प्लस 0j माइनस 3k, और माइनस करने थे हमें 2i माइनस 2j और माइनस 2k, यही जो आ गया था वो 2j माइनस k कैप। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालने हैं, क्योंकि बिना वेक्टर निकाले आपका काम नहीं होगा आगे। जिस पॉइंट के अबाउट निकालने होते हैं वहाँ से वेक्टर देखते हैं, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस वेक्टर को। तो ये वेक्टर यहाँ का पोजीशन वेक्टर माइनस यहाँ का पोजीशन वेक्टर, इसलिए ये Q वाले का माइनस इसका P वाले का करने हैं। Q वाला यहाँ है, P वाला यहाँ है, I को I के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, J को J के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, मिल जाएगा। बाकी इसका आंसर जो बुक में होता है 9 नंबर, तो 9 नंबर का देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है। मोमेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू R माइनस R0, ये लिखा है। R का मतलब हो गया जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो, और R0 मतलब जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो वो, ठीक
ठीक है, तो यही किया हुआ, देखो आर नॉट दिया है, आर दिया और ये निकाल लिया, ये तो ये वैल्यू निकाल लिया। 2i माइनस 3 के हम लोग का भी आया था ये वाला वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट था r क्रॉस f था ना, तो r क्रॉस f, तो ये f का वैल्यू जो दिया हुआ था उसके हिसाब से काम करने थे। f का वैल्यू दिया था 4i प्लस 5j, ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने निकाल लिया 2j माइनस k कैप और r क्रॉस f कर दिया और काम निकल गया, हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आप चाहे जैसे निकालो, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालो या वैसे निकालो, आप एनालिटिकली बात एक ही है, जैसे भी निकालना चाहें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। चलो 9 नंबर क्वेश्चन इस तरह से काम कर लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। Wheel starts rotating from rest at t equal to 0 with angular acceleration of 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया हुआ है और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये भी दिया हुआ है। भाई क्वेश्चन को समझ लो जरा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा हिंदी में, समझ लो जल्दी से, कंक्लूजन निकाल लो हिंदी में, हमें हिंदी में ही बताना आप। एक्सेलरेशन 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की है, ठीक है, तो फिर वो एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाती है जीरो पे 5 सेकंड के अंदर। तो इस टाइम पीरियड के अंदर वेलोसिटी क्या होगी जब टाइम 5 सेकंड्स होगा? अच्छा, वेलोसिटी निकालने हैं एट 5 सेकंड। कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की एंगुलर? एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा निकालनी है। तो क्वेश्चन का समरी तो ये हो गया भाई, 5 सेकंड पे निकालने हैं ओमेगा एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। अल्फ़ा हो जाता है 0, स्टार्टिंग में अल्फ़ा दिया हुआ है, ये t इक्वल टू 0 पे रेस्ट से स्टार्ट किया था, मीन्स ओमेगा नॉट था 0, लेकिन अल्फ़ा नॉट जो रेस्ट पे था उस समय इसका एक्सेलरेशन ये था, ठीक है भाई। मतलब एक तरह से समझो कि किसी ने एक टायर को ऐसे घुमा के और छोड़ दिया, तो अल्फ़ा का वेरिएशन भी दिया हुआ है इस तरह से कि इस तरह से अल्फ़ा वेरी करने वाला है और वेरी करते करते 0 हो जाता है 5 सेकंड पे। देखो 5 सेकंड पे अगर t का वैल्यू 5 रखोगे, 5/5 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 बन जाएगा, अल्फ़ा 0 हो जाएगा 5 सेकंड पे। बट अल्फ़ा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे दिया हुआ है, निकालना है तुम्हें। तो अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जिस तरह से होता था वैसे ही अल्फ़ा का मतलब हो गया डी ओमेगा अपॉन डी टी, और हमें ओमेगा चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो डी ओमेगा बाई डी टी जो कि अल्फ़ा है अपना, तो वो है अल्फ़ा नॉट 1 - t/5, ये है। और ओमेगा निकालना है t इक्वल टू 5 पे, तो क्या करूँगा भाई, तो डी ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा नॉट 1 - t/5 dt, ऐसे काम करेंगे। और ओमेगा चाहिए तो भाई यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ ओमेगा नॉट था, t इज इक्वल टू 5 सेकंड की बात करेंगे, t इक्वल टू 5 सेकंड पे ये ओमेगा हमारा ओमेगा 5 हो गया है जो निकालना है। और ये ओमेगा नॉट जो था वो 0 था क्योंकि स्टार्टिंग में ये रेस्ट में था, इसलिए यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करके लाया जाएगा। तो किया जाए भाई, इसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा 5 - 0, यानी कि ओमेगा 5 मिल जाएगा। तुम्हें इधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अल्फ़ा नॉट कांस्टेंट है, अल्फ़ा नॉट कांस्टेंट ही रहेगा भाई, और ये इंटीग्रेशन dt करोगे तो ये टाइम बन जाएगा, टाइम, और लिमिट डालेंगे 0 से 5 का, माइनस अल्फ़ा नॉट अपॉन 5 कांस्टेंट है, और t को लिखेंगे तो t² 2 हो जाएगा, इसका भी लिमिट कितना है भाई, तो 0 से 5 है, यही तो है बस। तो ओमेगा 5 का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा अल्फ़ा नॉट इंटू 5 और माइनस
अल्फ़ा नॉट अपॉन 10 इंटू 25 का स्क्वायर, 25 हो गया, ये मिल गया। तो ये वैल्यू अल्फ़ा नॉट का वैल्यू तुम्हें पता ही है 50 वैल्यू है दिया हुआ, तो अल्फ़ा नॉट है 50, 50 इंटू 5 250 माइनस ये 50 है तो ये बन गया 5 माइनस 125 इज इक्वल टू ये हो गया 125 रेडियन पर सेकेंड, 125 रेडियन पर सेकेंड, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो। इस तरह से ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वेरिएबल है यहाँ पे अल्फ़ा, इसलिए डायरेक्ट कोई भी कैनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई नहीं कर लेंगे। वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए ये बाहर नहीं निकल सकता है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रखा, तब इंटीग्रेट किया, करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो देखो इसके आंसर में क्या दिया गया है। क्वेश्चन आंसर्स के मैं PDF भेज दूंगा आपको। तो अल्फ़ा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, t इक्वल टू 0 पे अल्फ़ा नॉट, डी ओमेगा बाई dt लिखा, डी ओमेगा, और इस तरह से इंटीग्रेट किया गया। फाइनली कितना आया, वही आया 125। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। एयर कंप्रेसर इज पावर्ड बाई ए 200 रेडियन पर सेकेंड इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब ऐसे मोटर से हम लोग कंप्रेस करने का काम कर रहे हैं जो मोटर 200 रेडियन पर सेकेंड का स्पीड से घूम रहा है, यूजिंग ए वी बेल्ट ड्राइव। कोई होगा वी बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट मतलब इधर से गया बेल्ट और इधर से वापस आ गया। देखा होगा कहीं पे जहाँ आटा बनता है, आटा तो गेहूँ डाल दिया, आटा निकल रहा है, तो वहाँ भी बेल्ट लगे हुए होते हैं, मोटर चलता है, बेल्ट को घुमाता है, बहुत जगह मिल जाता है ऐसा। तो ये वी बेल्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे आया और ऐसे नहीं वापस आया, ऐसे आया और ऐसे चला गया, वी शेप बनाया, तो है भाई वी बेल्ट, कोई बात नहीं है। एक तरफ से जाएगा बेल्ट और पुली लगा हुआ हो, दूसरी तरफ से निकल रहा है, ऐसे जा रहा है बेल्ट, ऐसे निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर यूजिंग ए वी बेल्ट ड्राइव, द मोटर पुली इज 8 सेंटीमीटर रेडियस, जो मोटर का पुली है जो रोटेट करता है वो 8 सेंटीमीटर रेडियस का, एंड द टेंशन इन द वी बेल्ट इज 135 न्यूटन ऑन वन साइड एंड 45 न्यूटन ऑन द अदर साइड। वी बेल्ट पे एक तरफ 35 न्यूटन है, 135 न्यूटन, दूसरी तरफ 45 न्यूटन है। तो जिधर से पुल करने का काम किया था उधर ज़्यादा टेंशन रहता है, बेल्ट को पुल कर रहे हैं किसी साइड में ज़्यादा, जो मेन ड्राइविंग है तो उसमें ज़्यादा टेंशन रहता है। तो एक तरफ 135 है, मतलब जो ध्यान से समझना, अगर मैं डायग्राम इसकी बनाने की कोशिश करूं तो इस तरह से बेल्ट है, समझो ऐसे लग रहा है, एक ऐसे है, और ये है 8 सेंटीमीटर रेडियस का पुली, ये वी शेप हो गया। अगर ये ऐसे पुल कर रहा है और ये ऐसे जा रहा हो, मोशन ऐसे हो रहा हो, तो ये जो पुल करने वाला काम है इस पे ज़्यादा होगा ऐसे। 135 न्यूटन का यहाँ टेंशन है, यहाँ टेंशन है 135 न्यूटन, और यहाँ पे जो टेंशन है वो है 45 न्यूटन। ऐसे पुल किया जा रहा है इस तरह से, तो ये एक कम टेंशन है, ये ज़्यादा, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, इसका मास भी होगा, तो आप मत ये सोचना कि भाई स्ट्रिंग की तरह हो और दोनों तरफ टेंशन हमारा सेम हो जाए, वो सेम वाली बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये स्मूथ पुली और मासलेस पुली नहीं है, और ये स्ट्रिंग भी नहीं है, ये रोप है जिसका मास होगा, बेल्ट है ये, इसका मास भी होगा, इसलिए टेंशन इन जनरल डिफरेंट होगा। अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो समझो ये ज़्यादा टेंशन लगाया हुआ है, तब जाके ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। दोनों साइड टेंशन अगर सेम होता तो इधर से फोर्स सेम लगता, तो इधर फोर्स का टॉर्क बनता T इंटू आर, इधर से फोर्स का टॉर्क बनता T इंटू ये आर। तो सेम होता तो रोटेट ही नहीं करता, रोटेट कर रहा है ऐसे, इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो ये
T1 अगर है तो T1 इंटू आर, और ये इसको अपोजिट में रोटेट करना चाह रहा है, मीन्स इफेक्टिवली जो टॉर्क लग रहा है वो T1R माइनस T2R। अगर इस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, अगर ये ओमेगा चल रहा है, तो हम लोग टॉर्क की बात करें अगर, तो वो हो जाएगा, मान लो इसको T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं, तो T1R माइनस T2R, दैट इज़ T1 माइनस T2R। ये टॉर्क होगा अगर ज़रूरत पड़ा तो। चलो आगे देखते हैं। तो कंप्रेसर इज पावर्ड बाई ए 200 रेडियन पर सेकेंड इलेक्ट्रिक मोटर। ये इसका एंगुलर स्पीड दिया हुआ है कितना भाई, तो 200 रेडियन पर सेकेंड मोटर इसको घुमा रहा है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस दिया, एंड द टेंशन इन द वी बेल्ट दिस है ऑन द अदर, ठीक है। द पावर ऑफ द मोटर, इस मोटर का कितना पावर, तो मोटर ही तो ये टॉर्क लगवा रहा है, घुमा रहा है, तो मोटर कितना पावर डेवलप कर रहा है, तो मोटर का पावर हो जाएगा कितना, तो जितना ये नेट टॉर्क डेवलप कर रहा है डॉट ओमेगा, क्योंकि ये एंगुलर हो रहा है भाई, लीनियर होता तो फोर्स डॉट वेलोसिटी करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, टॉर्क डॉट ओमेगा। टॉर्क कितना लग रहा है भाई, तो टॉर्क तो ये जो मोटर लगा रहा है पुली के थ्रू, वो टॉर्क लग रहा है ये, इट मीन्स टॉर्क का जो नेट टॉर्क है वो नेट टॉर्क कितना है, T1 था 135 माइनस ये है 45 न्यूटन इंटू आर। बोलो भाई कितना है ये, 135 माइनस 45 कितना हो गया, 90 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना था 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 पावर -2 ऐसा लिख देंगे, ये हो गया। तो बस यही लिखेंगे 90 इंटू 8 इंटू 10 पावर -2 और इंटू ओमेगा, ओमेगा है 200, SI में है इसलिए 200 डायरेक्ट यूज़ करेंगे, और जो वैल्यू आ जाएगा वही हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा कितना, तो 216 इंटू 90, कितना हो गया 1440, 1440 का मतलब है 1.4 K, 1.44 K किलोवाट, यही हो जाएगा 1.44 K वाट। बोलो ठीक है भाई, यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है। सिंस द नेट फोर्स ऑन द बेल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टेंशन, द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द मोटर ऑन द बेल्ट इज F इंटू आर। F का वैल्यू लेंगे नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क निकाला, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाई रेडियस करके नेट टॉर्क निकाल लिया, और पावर हो जाएगा टॉर्क डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 200। टॉर्क जो निकाला वो मल्टीप्लाइड बाई 200 वैल्यू आ गया। इस तरह से निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन को सिर्फ विजुलाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखें हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। चलो भाई 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। जल्दी ट्राई करो भाई, स्पीड में सॉल्व करने का टेंडेंसी होना चाहिए, जल्दी से इसको करो। Moment of inertia of a two sphere of equal mass about their diameters are equal. If one of them is solid and the other is hollow, then the ratio of their radii. तो ये तो निकाला जा सकता है भाई, क्वेश्चन जैसा कह रहा वैसे आपने काम किया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो स्फेयर हैं इक्वल मास का और वो इक्वल हैं, मतलब एक तरफ ले लिया हम लोगों ने सॉलिड स्फेयर और दूसरी तरफ है हॉलो स्फेयर। भाई अपना पहले कैलकुलेट कर लो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया कितना भाई, तो 2/5 mr²। मास वही है, रेडियस वही है, और ये कह रहा है कि इधर हमारा ये सॉलिड स्फेयर का हो गया और इधर हमारा हॉलो स्फेयर का होता है 2/3 mr²। तो m वही है और रेडियस है हॉलो का, तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई निकालने हैं। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, ये 2/3 होता है, इधर 2/5 होता है, तो 2/5 mr² r सॉलिड स्फेयर का और इधर 2/3 mr² तो r हॉलो स्फेयर का।
लेकिन ये क्वेश्चन में दिया है कि दोनों इक्वल हैं, मास भी इक्वल है, रेडियस भी इक्वल है। रेडियस इक्वल नहीं, मास इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, रेडियस का ही तो हमें रेशियो चाहिए। तो रेडियस सॉलिड स्फेयर का और रेडियस हॉलो स्फेयर का स्क्वायर का ही पहले ले ले भाई। तो ये क्या हो जाएगा, एम तो कैंसिल हो जाएगा, एम सेम था इसलिए, और ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 2/5। इट मीन्स क्या मिला भाई, तो 5/3 मिला। सो रेडियस क्या हो जाएगा भाई, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर, रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर इज √5/3। तो √5/3 कर देंगे। किसी का फोन, तो √5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से काम बन जाएगा। तो √5/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ट्राई किया जाए। थोड़ा सा इसमें 3 डायमेंशनली थोड़ा सोच लो तो काम बन जाए, क्योंकि देखने से लग रहा है कि डायग्राम की पहले क्लैरिटी हो जानी चाहिए तभी काम होगा। तो समझो भाई जल्दी से इसको। Smooth wire of length 2πr is bent in the circle and kept in a vertical plane। अच्छा, ये बड़े वाले सर्कुलर रिंग की बात हो रही है, वर्टिकल प्लेन में रख दिया। 2πr लेंथ का, इसलिए r रेडियस का ये रिंग बन गया और इसको वर्टिकल प्लेन में रखा है। भाई बोर्ड पे देखो या तो फिर अपना सॉल्व करने में रहो, आंसर मत देखने की कोशिश करो। अभी तो इसको समझा जाए पहले कि एक रिंग बनाया, बोल रहा है कि 2πr लेंथ है, 2πr लेंथ का वायर लिया और इसको रिंग बना दिया। तो रिंग बना दिया भाई, तो ये r रेडियस का रिंग बन गया क्योंकि 2πr लेंथ लिया था तुमने, और इसको वर्टिकल प्लेन में रख दिया। ए बीड कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर। बीड समझो जो कि इस वायर में मूव कर सकता है स्मूथली। बीड जो समझते हैं मोती टाइप, जो उसके अंदर जा सके, रिंग की तरह है समझो, इसके वायर में फंस गया और ये इसमें मूव कर सकता है, तो ऐसा बीड है। तो बीड कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर, इधर से उधर जा सकता है। व्हेन सर्कल इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब ये सर्कल में बीड को डाल दिया और इस सर्कल को ओमेगा स्पीड से रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, व्हेन द सर्कल इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल डायमीटर ए बी। वर्टिकल डायमीटर ये ए बी है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है पूरा ऐसे। इसमें बीड फंसा हुआ है, तो ये क्या करेगा, बीड अगर ये रेस्ट में रहे तो बीड रहेगा लोएस्ट पॉइंट पे। अगर ये रिंग ऐसे रेस्ट में रहे, उसमें बीड डाल रखा है, तो वो बीड कहाँ जाएगा, बॉटम पे, यहीं रुका रहेगा, वेट उसका नॉर्मल को बैलेंस करता रहेगा। लेकिन जब इसको घुमाएंगे, इस पूरे रिंग को घुमाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, ये बीड अपने साइड में ऐसे ऐसे सर्टन रेडियस पे रोटेट करेगा। अगर इसका स्पीड और बढ़ाओगे तो ये और इधर आके रोटेट करेगा, और बढ़ाओगे तो और इधर आके रोटेट करेगा, इस तरह से चलेगा। बहुत ज़्यादा स्पीड होगा तो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल में आकर के ये वाला मैक्सिमम रेडियस पे रोटेट करेगा। तो कम एंगुलर स्पीड तो यहाँ रोटेट करा, और कम तो यहाँ रोटेट करा, और कम करोगे तो यहाँ रोटेट करेगा, बिल्कुल रोक दोगे तो यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर अगर आप इस फ्रेम में बैठ जाओ, इस रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाओ, तो आपके हिसाब से इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तभी तो देखोगे सर्कुलर मोशन हो रहा है भाई। तो इसके सेंटर पे बैठ जाओ और देखोगे सर्कुलर मोशन हो रहा है, या फिर इसके साथ साथ चलो सर्कुलर मोशन हो रहा है भाई। तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि इसको अवे ले जाने का टेंडेंसी रखता है, जिससे कि ये स्लाइड कर रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो ग्राउंड फ्रेम में कि ये जब सर्कुलेट कर रहा है तो इसको सर्कुलेट कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए टूवर्ड्स सेंटर। कौन होगा, वो होगा नॉर्मल फोर्स जो ये लगाएगा। ये जो वायर है उसमें बीड है, लेकिन ये वायर स्मूथ है, वायर स्मूथ है, हेंस वायर कैनॉट एक्सर्ट एनी टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन नहीं लगा सकता, स्मूथ वायर है। चाहे वायर स्मूथ है, चाहे बीड स्मूथ है, क्वेश्चन में दे दिया भाई स्मूथ है ना, स्मूथली इसमें मूव कर सकता है ये विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन है नहीं तो टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा, वायर इस बीड पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएगा। तो जो लगाएगा नॉर्मल लगाएगा, टूवर्ड्स ओ वही लगाएगा। तो अब इसका आपको क्या करना है वो देखो।
एज सोन फिगर द बिड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर रिंग एट पोजीशन पी पोजीशन पे आके ये विद रिस्पेक्ट टू रिंग रेस्ट में है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम सर्कुलर मोशन में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रिंग ये रेस्ट में है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिंग ऑब्जर्वर क्या देखेगा मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। इसी के साथ यहाँ चींटी बैठा हुआ है, वो चींटी क्या देखेगा कि रेस्ट में है, मेरे बगल में ही है। ये भी ज़्यादा एंगुलर स्पीड करेगा तो ये इस पर चढ़ जाएगा, तो चींटी पे इसको चींटी का ये मर्डर कर देगा। इसलिए रिंग के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन में है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है सर्कुलर रिंग एट द पोजीशन पी इस कंडीशन में है, देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। कितने ओमेगा से हम लोग रोटेट करा रहे हैं कि ये ऐसे पॉइंट पे जाके बिड रेस्ट में आया है विद रिस्पेक्ट टू रिंग कि ये रेडियस जो बन रहा है इसका सर्कुलर मोशन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखे तो बिड जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो है रेडियस r/2। ये पूरा रेडियस r था, उसका r/2 रेडियस पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू निकालना है। करो ट्राई भाई, एक बार ट्राई कर लिया जाए। क्या करेंगे भाई, फोर्स एनालिसिस करोगे, सर्कुलर मोशन हो रहा है। देखो मैं इस क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, इस बिड पे लगने वाला बोर्ड पे देखो ये फोर्स हमेशा टूवर्ड सेंटर होगा क्योंकि ये टेंजेंशियल लगा ही नहीं सकता। नॉर्मल फोर्स वायर जो इस पे लगाएगा, बिड क्यों वहाँ रुका हुआ है, वायर इस पे फोर्स लगा रहा है। और कौन लगा रहा है, एक mg लग रहा है जो अपना इसका वेट है। अगर हम लोग इसको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना चाहें तो ग्राउंड फ्रेम में इट इज इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसका भाई, बीड का, इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में ही अगर मैं बात करूं, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह का, ये r/2 रेडियस है और ये बीड इस तरह से सर्कुलर मोशन में है। नॉर्मल ऐसे लग रहा है तो कोई एक एंगल ले लेते हैं, मान लो ये एंगल लेते हैं थीटा। अगर ये एंगल हम लोग थीटा लेते हैं, ठीक है, बोर्ड पे देखो, तो इस नॉर्मल का अब इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है भाई, तो नॉर्मल ये लग रहा है और एक वेट लग रहा है, यही तो लग रहा है, यही दो फोर्स लग रहे हैं इस पे, ठीक है भाई। तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट होगा इधर, कौन भाई, तो n cos थीटा, यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है m⍵² r, या फिर बोलें mv²/r। r क्या है, r/2, mv²/r भी बोल सकते हैं और m⍵²r भी बोल सकते हैं, लेकिन r क्या है यहाँ पे, r/2 है, ये रेडियस है। क्योंकि ओमेगा निकालना है इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको मिल रहा है वो m⍵² लिख रहा हूँ। लिखो मत भाई, थोड़ा समझ लो पहले। n cos थीटा ही प्रोवाइड कर रहा है ना सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड। एक n cos थीटा इधर दे रहा है और n sin थीटा इधर है जो वेट को बैलेंस करेगा। तो n cos थीटा के लिए मैंने लिख दिया mv²/r या फिर m⍵²r। r क्या है भाई, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो कि यहाँ पे r/2 लिखने हैं। ये मत सोचना कि यार ये कैसे फॉर्मूला बदल गया, m² होता था m⍵² होता था, तो m⍵²r/2 क्यों गया, m⍵² होता था तो वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये है, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने लिख लिया है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो इधर का कंपोनेंट है ये है n sin थीटा, जो कि काउंटर बैलेंस कर रहा है किसको भाई, वेट को, mg को। इसलिए अब इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, हमें तो ओमेगा का ज़रूरत है भाई। अच्छा, ओमेगा की ज़रूरत है तो ये थीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये तुम्हें पता है कि ये r/2 है और ये वाला पूरा क्या है, r है। ये पता है तुम्हें कि ये वाला r/2 है और ये वाला r है, तो ये एंगल कितना होगा पता लग जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस है r/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है r, इसलिए हो गया cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो थीटा हमारा 60 डिग्री है।
इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रेशियो अगर ले लें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अगर कर दें, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 कर दें, तो इससे हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2। ऐसा लिख सकते हैं भाई, और mm कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा को मैं लिख दूंगा tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री हमारा आ रहा है, और g इंटू 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ से तुम्हें ओमेगा स्क्वायर r इंटू tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू 2g। यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 2g अपॉन √3r, 2g अपॉन √3r, ये हो जाएगा। 2g अपॉन √3r यही हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। हमें ओमेगा स्क्वायर ही निकालना था, मेन काम क्या करना है भाई हमें, तो कोई एक एंगल ले लेना, चाहे इससे एंगल लो चाहे वर्टिकल से एंगल लो, जो भी एंगल लेना चाहो। वर्टिकल से लोगे तो 30 डिग्री आएगा, हॉरिजॉन्टल से लोगे 60 डिग्री आ गया। तो जो भी एक एंगल ले लिया, हमने देखा भाई कि दो ही तो फोर्स लग रहे हैं, mg और n विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो यही है काम। अगर विद रिस्पेक्ट टू रिंग फ्रेम होते तो फिर एक सेंट्रीफ्यूगल लगाते, वो भी बना दें, वो भी सॉल्व कर दें। ये तो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सर्कुलर मोशन में था, और सर्कुलर मोशन के लिए हमने इक्वेशन लिखा, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, और ये वर्टिकल फोर्स जो कि वेट को बैलेंस कर रहा है वो ये। अब देखो, अगर मैं दूसरा मेथड बताऊं इस पे, कि विद रिस्पेक्ट टू हम लोग बात करें रिंग फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, तुम चाहो तो इसके आंसर के साइड में लिख सकते हो। उसका आंसर है, क्या लिखा है ये आंसर में, देखो तुम्हारे पास आंसर भी है तो उसके साइड में दूसरा मेथड भी लिख सकते हो। यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, n साइन थीटा, ये वर्टिकल से थीटा एंगल लिखा है, ये वर्टिकल से थीटा एंगल लिया, इसलिए n साइन थीटा हो जाएगा सेंटर की तरफ, n कॉस थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। तो ऐसे ही काम करेंगे, यहाँ पे n कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड है जो mg कर दिया, और यहाँ पे n साइन थीटा m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 कर दिया, और tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया। tan थीटा हमारा ये इस तरह से रख दिया, और tan थीटा का वैल्यू रखेगा ये, तो रख कर फाइनली क्या आ जाएगा, वही आएगा tan 30 डिग्री आ जाएगा, उसको 1/√3 रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये मिल गया। इसका दूसरा मेथड आप चाहो तो उसी के साइड में लिख सकते हो, दूसरा मेथड मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग रिंग की बात करें, तो विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग रिंग बीड इज एट रेस्ट, बीड इज एट रेस्ट, तो रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो इस वाले के रिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग बात बोलें तो ये ऐसे है, और ये रेस्ट में है, ये r/2 है, इधर r है, ठीक है। तो वैसे ही काम करेंगे, ये नॉर्मल लग रहा है भाई, नॉर्मल इधर लग रहा है ऐसे, यही एंगल लेता हूँ मैं थीटा, कोई बात नहीं है पहले वाले की तरह। इस पे लगने वाले फोर्स क्या क्या होंगे, बोर्ड पे देखो, लगने वाले जो फोर्स हैं, अब आप बात कर रहे हो रिंग फ्रेम में, मीन्स ऑब्जर्वर यहाँ बैठ के देख रहा है, चीटी है समझो, तो एक नॉर्मल लगा, दूसरा वेट लगा, और तीसरा सूडो फोर्स लगा जो कि सेंटर से अवे होगा, जिस सेंटर पे ये सर्कुलेट कर रहा है उससे अवे होगा, वो कितना होगा, तो m ओमेगा स्क्वायर r/2, क्योंकि ये होता है m ओमेगा स्क्वायर r, यही फॉर्मूला है, जो भी रेडियस होगा, तो रेडियस r/2 था इसलिए ये। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा भाई, तो n cos थीटा, इसको लिए लिखूँगा क्योंकि रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में भी इक्विलिब्रियम, वर्टिकल में भी इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0। इसलिए मैं लिखूंगा इधर कि इस तरफ का जो कंपोनेंट है सेंटर की तरफ, जो कि n cos थीटा है, वो ज़रूर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काउंटर बैलेंस्ड है, यानी m ओमेगा स्क्वायर r/2 है, और जो वर्टिकल फोर्स है वो है n साइन थीटा, और वो हमारा mg है। तो इक्वेशन तो वही मिला। अभी रेस्ट में समझ के लिख रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाई दिस फोर्स, रेस्ट में है तो आखिर इस फोर्स को किसने बैलेंस किया, नहीं तो ये सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो जाता, इसने बैलेंस किया, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स इन द रोटेटिंग फ्रेम, बताया था रोटेटिंग फ्रेम में
सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड होता है तो इसलिए अवे दिखाना होता है। तो समझो इसी के साथ ये एक चींटी लगा हुआ, वही ऑब्जर्वर है, वही देख रहा है, तो ये अवे लगाएगा और इस तरह से फिर tan थीटा लिखेंगे तो वैसे ही करेंगे, NN कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2g/ω²r और इस तरह से फिर हम लोग ω² का वैल्यू लिख सकेंगे। और ये tan थीटा क्या है भाई, तो tan 60 डिग्री है। और नहीं तो tan थीटा का वैल्यू लिखोगे तो ये डिवाइडेड बाई ये करोगे, ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला करोगे, बात एक ही है। तो जैसे भी सॉल्व करो आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये काम हम लोग कर लिया। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। चलो इसको ट्राई करो। अभी 15 मिनट टाइम है, 10-15 मिनट टाइम है, इसलिए आराम से करो, अभी इसको सॉल्व करो। To mop clean a floor, a cleaning machine presses a circular mop of radius capital R vertically down with a total force F and rotates it with a constant angular speed omega about its axis. If the force F is distributed uniformly over the mop and the coefficient of friction between the mop and the floor is mu, then the torque applied by the machine on the mop is। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने में भले ही प्रॉब्लम हो सकता हो। जो मॉपिंग मशीन होता है जिसमें कि और डंडा लगा होता है और इधर डिस्क टाइप होता है जिसमें कि लगे रहते हैं और ये रोटेट करता है, रोटेट कर सकता है। तो रोटेट करके ये, और मान लो कि मशीन है जो कि ऐसे रोटेट कराता है। एक तो मैनुअल होता है ऐसी, तो उसमें तो आपका स्पीड है। एक होगा कि मॉपिंग मशीन लगा हुआ है तो वो उसको डिस्क को रोटेट कराएगा, उसमें फ्लोर पे जैसे रखोगे वो रोटेट कराएगा। तो रोटेट कराने वाला मतलब ओवरऑल क्या है भाई, कोई ज़रूरी नहीं कि मशीन आपने देखा हो तभी आप समझेंगे। तो मॉप क्लीन जो क्लीन करता है फ्लोर को, उसमें मशीन प्रेस कर रहा है सर्कुलर मॉप ऑफ रेडियस आर रेडियस का मॉप है। तो आर रेडियस का ये सर्कुलर डिस्क की तरह मॉप है और वो वर्टिकली उसको प्रेस कर रहा है, ठीक है। A cleaning machine presses a circular mop of radius r vertically down with a total force F। ये मॉप को जो पोछा मारते हैं लोग तो वो हाथ से मारते हैं, पहले ज़माने में ऐसे होता था। तो हाथ से, तो भाई हाथ से तो इतने जितना हाथ एरिया है उतने ही से तो फोर्स लगाएंगे, भले ही साथ के जो कपड़े हैं वो आगे भी हो, लेकिन प्रेशर तो इतने ही पे लगेगा। मॉपिंग मशीन क्या करता है, तो ये सर्कुलर डिस्क की तरह इतने एरिया में फोर्स लगाता है यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा लगा दी इधर कम लगा दी, यूनिफॉर्मली फोर्स। वो कह रहा है कि एफ फोर्स है, आर रेडियस वर्टिकली डाउन जो एफ फोर्स लगा रहा है एंड रोटेट्स इट्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस। इसको एफ फोर्स लगाते हुए इसको रोटेट भी कराता है। रोटेट कराने का मतलब है कि भैया जब ये फ्लोर पे फोर्स लगाएगा और इसको जब रोटेट कराएगा तो फ्रिक्शन भी रहेगा, उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसको रोटेट कराना होगा। एफ फोर्स लगाना भी है और रोटेट भी कराना है। ऐसे थोड़ी कि ऐसे प्रेस करके और छोड़ देना है, उठा देना है, प्रेस करके और इसको घुमाना भी है, ये करना है। तो एफ फोर्स से पूरे एरिया में पाई आर स्क्वायर एरिया में एफ फोर्स लगा रहे हैं और इसको रोटेट भी करा रहे हैं। और कह रहा है कि ये एफ फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एरिया, मतलब ऐसा नहीं कि सेंटर पे ज़्यादा फोर्स लगा दिए या सरकमफ्रेंस पे ज़्यादा फोर्स लगा दिए, नहीं, पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली फोर्स लगाना है। एफ फोर्स, ओवरऑल एफ फोर्स, ठीक है, विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, घुमाना भी है इसको। If the force distributed uniformly over the mop and coefficient of friction between the mop and the floor is mu, then the torque applied by the machine on the rope। टॉर्क कितना अप्लाई कर रहा है, टॉर्क अप्लाइड बताने हैं। टॉर्क से रोटेट कराएगा, एफ से प्रेस करेगा। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ?
देखो भाई, ये इस तरह से मान लो टेबल पे ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये तो सर्कुलर, ये तो स्क्वायर की तरह हो गया। सर्कुलर हो और सर्कुलर में मशीन जो लगा होता है पूरा सर्कुलर रेडियस पे, उस पर फोर्स लगाता है वो मशीन, मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक मशीन जैसे घुमा देते हैं और ये लगाता रहता है, और ऐसे मशीन जा रहा है, मशीन को मैनुअली ले जा रहे हैं लेकिन उसमें मशीन लगा हुआ है ऐसे, और वो फोर्स लगा करके इसका घुमा रहा है। ऐसा देखते हो कि मॉल वॉल में होता है। तो फिर इस पर फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स, उससे नॉर्मल डेवलप हो रहा है। जितना फोर्स लगाओगे मशीन के थ्रू, ये डिस्क पे, डिस्क जिस पे कि ये इस तरह का मॉपिंग मटेरियल जो है वो लगा रखा है, और उस पर जितना फोर्स लगाओगे उतना ही तो नॉर्मल डेवलप होगा। मशीन का अपना लोड तो उसके व्हील पे है, मशीन का अपना लोड तो उसके व्हील पे है। ये नहीं कि मशीन उस पर बैठा हुआ है मॉपिंग मशीन पे, उधर से उसका हैंडल निकला और ये मॉप पे फोर्स लगा रहा है और इसको घुमा भी रहा है, यही काम हो रहा है। तो जितना फोर्स फ्लोर पे लगाओगे, एफ फोर्स जो कह रहा है, उतना ही नॉर्मल डेवलप हो रहा है एफ फोर्स ओवरऑल। और वो लगते हुए मैं इसको रोटेट भी करा रहा, मीन्स अगेंस्ट द फ्रिक्शन ये वर्क भी कर रहा है। तो ये फ्रिक्शन से तो कह रहा है कितना टॉर्क लग रहा है, टॉर्क आपको निकालना है, घुमाने का टॉर्क निकालना है। अगर ये फोर्स ज़्यादा लगा देना तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन होता है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर म्यू हो, एक ही म्यू दिया है, इसका मतलब वही काइनेटिक वही लिमिटिंग सब। तो इसलिए म्यू इंटू एन नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, उस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट घुमाने में जो टॉर्क, फोर्स नहीं इसको कह रहा है टॉर्क, बताओ टॉर्क निकालने। क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा, ये आपको तो लैंग्वेज समझ के ही क्लियर करने हैं। Cleaning machine presses the circular mop of radius r vertically down with a total force F and rotates it with a constant angular speed omega about its axis. ठीक है, if the force F is distributed uniformly over the mop and coefficient of friction between the mop and the floor is mu, the torque applied by the machine on the mop. टॉर्क जरूर, ये रोटेट जो कराने के लिए जो टॉर्क लगाना पड़ रहा है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन लगाना पड़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट टॉर्क लगा के ये घुमा रहा है। सोचो भाई सोचो, बताओ क्या करें। सोचो क्या लॉजिक सोच रहे हो भाई। बोलो भाई क्या सोचे, रिया क्या सोचे। फोर्स तो लगाएंगे ना, मशीन के बदले में खुद ही अपने आप को इमेजिन करो कि हमें इस पे फोर्स भी लगाने हैं। इस डस्टर पे फोर्स लगा रहे हैं तो रेक्टेंगुलर एरिया में लगा रहे हैं फोर्स और घुमा भी रहे हैं। तो घुमाने में जो टॉर्क लग रहा है वो निकालने हैं। और घुमाने में क्यों ज़्यादा हमें टॉर्क लगाना पड़ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कितना होगा, जितना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही नॉर्मल डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। अब तुम सोचोगे हल्के फोर्स लगा करके और इसको घुमा दें तो कम फ्रिक्शन लगेगा, तो वैसे ही ना होती, जो काम वाली होती है तो वो कैसे लगाती है, कम प्रेस करेंगे और ऐसे से बस घुमा देंगे, हो गया। तो फ्रिक्शन कम लगेगा तो कम मेहनत लगेगा। और जो ज़्यादा प्रेस करके अब कहीं पे लगा हो, कोई स्पॉट हो, उसको भाई मिटाना है तो क्या करते हो, उस पर नॉर्मल ज़्यादा लगाते हो ना, ज़्यादा नॉर्मल लगाते हो, ज़्यादा फ्रिक्शन अगेंस्ट काम करते हैं तो निकलने का चांस ज़्यादा होता है। तो वही काम कर रहे हैं। तो आप पहले कैसे निकालो, घुमाना है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट घुमाना है। तो फ्रिक्शन तो भाई पहले फ्रिक्शन को कैलकुलेट करोगे, फ्रिक्शन कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये है ओवरऑल एफ फोर्स लग रहा है,
ओवरऑल एफ फोर्स लग रहा है पूरे एरिया के थ्रू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब घुमा रहे हो भाई इसको, तो देखो जो यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो उसका टॉर्क होगा ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये आर। और यहाँ पे जो फोर्स लगाओगे वो फोर्स इंटू ये आर, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इंटू ये आर टॉर्क होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इंटू यही आर टॉर्क होगा। फोर्स तो हर जगह लग रहा है, तुम्हें लगाना पड़ेगा ना घुमाने के लिए। तो जो फोर्स लगाओगे ऐसे टेंजेंशियल लगाओगे तभी तो घूमेगा ही ऐसे टॉर्क। तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, समझो फ्रिक्शन का इधर लग रहा है तो तुम्हें इधर लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके इधर लगाना पड़ रहा है। तो ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये वाला रेडियस यूज करना पड़ेगा ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही सोचो कि ये छोटा सा फोर्स निकालो कि ये डी एफ फोर्स, क्योंकि पूरा एफ फोर्स है तो ये डी एफ फोर्स और ये वाला सेपरेशन वो बनेगा डी टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा डी एफ मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा होगा ये छोटा सा टॉर्क। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका अलग आर होगा, उसका अलग टॉर्क बनेगा। जितना पास में जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क उतना ही कम है। अब जो तुम सेंटर पे फोर्स लगा रहे होगे उसका टॉर्क 0 है, जो सरकमफ्रेंस पे उतना ही फोर्स लगाओगे उसका टॉर्क ज़्यादा होगा। रोटेट कराना है तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक डी एफ फोर्स निकालो। ये आर ये वाला जो है ना, मान लो एक्स रेडियस का लिया, सुनो ध्यान से, ये मान लो एक्स रेडियस का हमने लिया, तो एक्स रेडियस यहाँ पे लगाएं फोर्स, या एक्स रेडियस यहाँ लगाएं फोर्स, या एक्स रेडियस यहाँ, या एक्स रेडियस यहाँ, सबके लिए ये पूरा अगर इस पर लगा रहे हैं डी एफ फोर्स, ये डी एफ फोर्स खाली यहीं तो नहीं लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ पूरे में लग रहा है ना। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स जो फ्रिक्शन का होगा मल्टीप्लाइड बाई ये आर लिखना पड़ेगा, ये एक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ का जो फोर्स होगा ज़्यादा बड़ा रेडियस पे, तो इन सारे पे सेम वैल्यू आर का होगा, तो एक्स का वैल्यू अलग हो जाएगा, तो वो पूरे के लिए कॉमन होगा। इसलिए आपको यहाँ पे चालाकी करने पड़ेंगे, क्योंकि सबके लिए आर सेम नहीं है, इसलिए आपको एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ऐसा लोगे एलिमेंट, एक्स रेडियस का मान लो हमने लिया एलिमेंट जिसका थिकनेस हो जाए डी एक्स। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये ट्रिकी है, ये नॉर्मली जो सिर्फ थोड़े मोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उनसे नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें काम करने पड़ेंगे, थोड़ा खोपड़ी भी खर्च करना पड़ेगा। एक्स रेडियस का हमने लिया, इस पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा, मान लो डी एक्स लेंथ का मैंने एक छोटा सा रिंग लिया, एक्स रेडियस इसका है, और यही डी एक्स इसमें ऐड होता जाएगा, तो बड़ा रेडियस और बड़ा रेडियस और बड़ा रेडियस होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। फाइनली हमें कैपिटल आर तक लेना है एलिमेंट, और स्टार्ट करने हैं 0 रेडियस से। तो अभी इसके लिए बात करो, तो इसके लिए जो यहाँ पे जो डी एफ फोर्स लगाने पड़ रहे हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ये डी एफ होगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यही होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कितना है वहाँ पे, म्यू इंटू ये छोटा सा नॉर्मल। देखो एक एक सेंटेंस लिख रहे हैं, तुम नोट करने में लगे रहोगे, तो ये क्या लिखा नोट कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, वो नहीं समझोगे, नोट ही छापने में रह जाओगे। ध्यान से समझो, हम लोग यहाँ पे ये जो नॉर्मल लिखेंगे उसको भी डी एन कर देता हूँ मैं। ये मत सोच लेना कि अच्छा ये एफ लगाया है तो वही तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल पूरे में ओवरऑल नॉर्मल है। हमें तो सिर्फ यहाँ वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल चाहिए, क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन काउंट करना है भैया इस वाले में। ये जो डी एक्स लेंथ का जो रिंग है, डी एक्स थिकनेस का, इसके थ्रू मान लो ये टोटल फोर्स है 100 न्यूटन, तो इधर से भी नॉर्मल बन रहा है 100 न्यूटन, लेकिन इतने दूर में फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ नॉर्मल भी बन रहा है 20 न्यूटन, और वो 20 न्यूटन के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू 20 न्यूटन, वो यहाँ का फोर्स होगा, वो इंटू ये एक्स टॉर्क बनेगा। अब बड़ा रेडियस लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ वाले रिंग के लिए हो सकता है 30 न्यूटन हमारा फोर्स है, मान लो फोर्स निकालेंगे भाई, पूरे एरिया में ना एफ फोर्स है, नॉर्मल भी एफ है पूरे एरिया के थ्रू। हमें तो ये छोटे से एरिया में चाहिए, ये वाले में, तो उसमें मान लो 5 न्यूटन ही है हमारा नॉर्मल, तो म्यू इंटू 5 न्यूटन हुआ ना ओवरऑल फ्रिक्शन, तो हमें टॉर्क भी लगाना पड़ेगा, म्यू इंटू 5 हो गया फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स इंटू ये वाला एक्स। समझ रहे हो ना।
इसलिए हमें एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो ये dn निकालने पड़ेंगे हमें, तो पहले df का वैल्यू निकालें जिसका कि टॉर्क हम लोगों को चाहिए। तो ये जो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू dn, ये dn कितना होगा? तो टोटल F फोर्स होता नॉर्मल, लेकिन कितने में एरिया में? तो पाई आर स्क्वायर एरिया में। लेकिन तुम्हें कितने में चाहिए भाई? तो तुम्हारा एलिमेंट जो लिया है रिंग का, उसका एरिया कितना है? यही इसमें सोचने की बात है। इस रिंग का एरिया कितना है? पूरा पाई आर स्क्वायर एरिया के थ्रू F फोर्स है, F नॉर्मल है, लेकिन अपना ये एरिया कितना हुआ रिंग का? x रेडियस का रिंग dx थिकनेस का, इसका एरिया कितना हुआ? तो इसका एरिया है 2 पाई x dx। ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया तो ये मान लो ये एक पेपर है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, x रेडियस का एक रिंग, उसमें dx थिकनेस का एक रिंग काट लिया। इसमें से हम लोग काट सकते हैं ना भाई, इसमें से हम लोग काट सकते हैं रिंग। देखो मैं इसमें से एक रिंग, एलिमेंट्री रिंग निकालना चाह रहा हूँ। देखो इसमें से मैंने एक रिंग निकाला, रिंग था x रेडियस का और dx थिकनेस का निकाला, तो मेरा ये निकला भाई, x रेडियस में से dx थिकनेस का हमने ये निकाल लिया। इसी का एरिया हमें चाहिए, क्योंकि पूरे एरिया में तो F फोर्स है, F नॉर्मल है, बट हमें तो भैया इतने ही में चाहिए। तो इतने में ये एरिया कितना है वैसे निकालना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई ये एरिया एलिमेंट का। तो इसका एरिया कितना होगा, यही चाहिए हमें। x लेंथ का ये है, x रेडियस का ये रिंग है, x रेडियस का ये रिंग है, और dx थिकनेस का। हमने क्या किया, इसका एरिया निकालने के लिए इसको तोड़ दिया, तोड़ के इसको हम लोग सीधा कर दिया। मान लो इस पे सीधा कर दें, कितना लेंथ बनेगा? अगर इसको हम लोगों ने निकाल दिया ऐसे और इसको कट मार दिया और इसको स्ट्रेट कर दिया, तो कितना लेंथ निकलेगा? सर्कमफ्रेंस जो है वही तो x रेडियस का था ये रिंग, तो 2 पाई x है ना इसका लेंथ, 2 पाई x लेंथ। थिकनेस कितना? dx। रेक्टेंगुलर की तरह दिखेगा ना, ये रेक्टेंगुलर की तरह होगा ये, और फिर इसको बेंड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। एरिया कितना हुआ इस रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ कितना? dx, लेंथ कितना? 2 पाई x इंटू dx, वही तो लिखा है 2 पाई x इंटू dx। उस एलिमेंट का एरिया क्या होगा? 2 पाई x इसका पूरा लेंथ इंटू dx। समझ गए? तो ये हो गया कि इतने एरिया में कितना फोर्स, F फोर्स है पाई आर स्क्वायर एरिया में, तो इतने एरिया में कितना फोर्स? इतना फोर्स, ठीक है। तो इतना फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। पेन मत चलाओ अभी, ये है। अब इसका जो टॉर्क बनेगा वो हमें चाहिए। तो टॉर्क तो होता है भाई फोर्स का वैल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का वैल्यू कितना? तो ये है भाई, पाई से पाई कैंसिल भी कर देंगे, म्यू एफ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये फोर्स है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एक्स। टेंजेंशियली तो लगेगा, जो फोर्स लगेगा टेंजेंशियली, तो घुमा रहे हो टेंजेंशियली लगाओगे, तो इतना इंटू एक्स। और ऐसे ऐसे टॉर्क को ही तुम्हें क्या करना है भाई, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो नेट टॉर्क मिल जाएगा। क्योंकि इधर वाले पे भी फोर्स लगाया, कुछ टॉर्क लगाया, बड़े वाले रिंग पे भी कुछ टॉर्क लगाओगे, उस पर भी लगाओगे, तो पूरे को इंटीग्रेट, पूरे को ऐड करने पड़ेंगे नेट टॉर्क के लिए, और लिमिट डालने पड़ेंगे एक्स का। 0 से लेकर के एलिमेंट लेने हैं हमें आर तक, टोटल आर तक। लिखो मत, यहाँ तक क्लियर हुआ? लॉजिक ये क्लियर होना चाहिए ताकि आप आगे खुद लिख सको। आज का टारगेट ये नहीं कि आज लिख दिए कॉपी में छाप दिए, क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद आगे आप खुद लिख पाओ, ये कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम लोगों ने टॉर्क निकाला। क्यों अलग अलग लिया? क्योंकि सबका अलग अलग रेडियस था, सबका अलग अलग टॉर्क के लिए आर था, इसलिए सबका फोर्स इंटू एक्स, फोर्स इंटू एक्स, सबका अलग अलग एक्स बनेगा, इसलिए सबका अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो ये बना था फोर्स, ये बना परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। तो यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है बाहर निकालेंगे, म्यू वही, एफ वही, आर स्क्वायर भी वही, एक्स डी एक्स खाली है, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और ये कितना 0 से लेकर के आर तक। बोलो भाई, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया,
और ये म्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 यानी कि आर क्यू अपॉन 3। आर क्यू से आर स्क्वायर एक कैंसिल होगा और ये हो जाएगा म्यू एफ आर डिवाइडेड बाई 3। ये मिल रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो। चलो समझ तो गया ये बात। अब इसका हम लोग चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 म्यू एफ आर, 2 कहाँ गया, हाँ अच्छा 2 रह गया था ना, 2 यहाँ का छूट गया है, एक्स डी एक्स 2 तो है इसके साथ, 2 म्यू एफ इसलिए 2 म्यू एफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 म्यू एफ आर, 2/3 म्यू एफ आर, यही हो गया। अब देखो तुम बुक का जो है, बुक वाले ने क्या लिखा हुआ है इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बुक वाले का अगर देखें, कंसिडर्ड ए स्ट्रिप ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx, वैसा ही काम किया हुआ है। रिएक्शन फोर्स बाय दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप पे रिएक्शन फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, तो f डिवाइडेड बाय देखो पाई आर स्क्वायर इंटू स्ट्रिप का एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स रख दिया। फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस स्ट्रिप विल बी म्यू इंटू ये वाला, म्यू इंटू ये निकाल लिया फ्रिक्शन। टॉर्क टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन, उसके अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट, तो f इंटू एक्स ये हो गया टॉर्क, फ्रिक्शन इंटू एक्स परपेंडिकुलर डिस, वही रख दिया गया, सॉल्व कर दिया गया, मिल गया, वही काम है। समझ गए? लिखने की ज़रूरत हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलो यहाँ तक ओके हो गया भाई, समझ गए। सबसे पहले एलिमेंट लिया गया x रेडियस का और dx थिकनेस का, इसलिए लिया क्योंकि फोर्स क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ओवर द एरिया, इसलिए एरिया के टर्म में बात करने होंगे, इसलिए स्ट्रिप का एरिया पे फोकस रखेंगे। एरिया वाइज हमें पता है फोर्स, F फोर्स है पूरा पाई आर स्क्वायर एरिया में, इसलिए जो स्ट्रिप लेंगे x रेडियस का, उसमें कितना फोर्स लग रहा है, म्यू इंटू एफ होगा फ्रिक्शन, उतना ही फोर्स लगाने पड़ेंगे घुमाने के लिए, ठीक है। टॉर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये बन गया, चलो ये क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको लीड लेने वाला पॉइंट है, इसमें कुछ बच्चे फंसेंगे तो आपको नहीं फंसना है। चलो एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, ये भी जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 16 नंबर, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म बार ऑफ ए सिमेट्रिकल ऑफ ए के बाद स्पेस है, ए के बाद यहाँ स्पेस, एसिमेट्रिक नहीं है, ए के बाद गैप रखो, सिमेट्रिकल मतलब ये जैसे समझो, मतलब ये रॉड रखा हुआ है, एसिमेट्रिक समझो, यूनिफॉर्म बार है ये, यूनिफॉर्म बार, यहाँ फिर यहाँ, यही तो दिया हुआ है। ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है मतलब एक वायर की तरह समझा जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है मतलब वायर, एज सोन इन फिगर। तो यहाँ दिख रहा है जो हमें, वो एक ये वायर दिख रहा है कि ये वायर दिख रहा है कि भाई ये वायर दिख रहा है जो थिक बना हुआ है। अगर आपको नहीं डायग्राम में दिख रहा है तो आप क्लियरली इसको मेंशन कर सकते हैं। ये एक दिख रहा है जो बोल्ड किया हुआ है, एक ये है और एक ये है, जिसमें ये लिखा है ये 2L है, ये L है और ये 3L है, मतलब ये वाला L लेंथ का हो गया, और ये भी इधर L है मतलब ये भी L लेंथ का हो गया, लेकिन ये वाला 2L लेंथ का हो गया कि L + L 2L लेंथ का। ये वायर 3 है या एक ही वायर बेंड किया हुआ है, समझ लेंगे 3 वायर का कॉम्बिनेशन, क्या समझेंगे, 3 वायर का कॉम्बिनेशन, ये और ये तो LL का है और ये 2L लेंथ का है। अब इसका क्या करना है, हमें सेंटर ऑफ मास निकालने हैं। देखो आंसर में दिया है x कैप मतलब i कैप, x कैप मतलब x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, y कैप मीन्स y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो वही तो j कैप है, तो इसलिए आप इसको देख के घबराना मत, x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर।
तो ये बताने हैं। इट मीन्स इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप। तो निकाल लिया जाए भाई, इसको निकाल लिया जाए। पहले एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। 3 रॉड सिस्टम लोगे, इसको करो भाई, सबका पेन चले। 3 रॉड सिस्टम है तो वैसे ही काम करेंगे भाई। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा काम करेंगे। एक 2L लेंथ का, एक L लेंथ का है, एक L लेंथ का, इस तरह से है। पहले वाले का सब यूनिफॉर्म रॉड है इसलिए सेंटर ऑफ मास पे लेंगे, तो पहले वाले का मास लेंगे 2m इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, तो L लेंगे भाई। दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो इसका मास है m और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है भाई, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2L। और तीसरा वाला जो मास है वो m है और ये कितना है, तो ये है पूरा 2L और ये हाफ, यानी कि 2.5L। 2.5L बोले तो 5/2L, 5/2L डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m प्लस m और प्लस m, मतलब 4m हो गया टोटल, 2m प्लस m प्लस m। इस तरह से x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का मिल गया 2ml और 5/2 है तो 2 LCM ले लेते हैं और ये है 4m, मतलब नीचे आ जाएगा 8m। 2 LCM ले लिया तो इधर हो जाएगा 4ml, 2 LCM लिया है तो ये भी हो जाएगा 4ml और ये हो जाएगा 5ml। तो 8 5 13, 13/8L, 13/8L आ गया। ये एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया 13/8L, आया होगा भाई, यस महेश्वरी बोलो। और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया भाई, तो वाई कोऑर्डिनेट है तो 2m वाले को रखा है कितने वाई कोऑर्डिनेट पे, L पे, और इसका कितना L वाले का L/2 पे, ये m वाले का हो गया ये L/2 पे, और इसका 0 पे, इसका तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, 4m हो गया। इसलिए 2ml और प्लस ml/2 यानी कि 5/2ml, 5/2ml डिवाइडेड बाई 4m दैट इज 5/8L। तो 5/8L है वाई कोऑर्डिनेट और 13/8 है एक्स कोऑर्डिनेट, तो 13/8L एक्स कोऑर्डिनेट और 5/8 वाई कोऑर्डिनेट, तो ये बी वाला बन जाएगा, बी वाला ऑप्शन बन जाएगा। बोलो भाई कोई कन्फ्यूज़न है, ये समझो कि ब्रिक रखे हुए हैं या रॉड रखे हुए हैं तो सबके लिए ऐसा ही है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और उस हिसाब से आई जे लगाने पड़ेंगे, तो इस तरह से मिल जाएगा, काम वही करने हैं। आज तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, ठीक है, नीट जेईई के। अगले संडे हम लोग एक बार और क्लास करेंगे रोटेशन 2 पे।